हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के एक पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, और अब हम आगे उसके दूसरे पार्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो भी मैं आपको एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन और उसके मेन मेन इश्यूज को आपके साथ डिस्कस किया था। उन्हीं इश्यूज में दो चार इश्यूज अभी बचे हुए हैं और कुछ और फैक्ट्स बचे हुए जो इस क्लास में हमें आपको बताकर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या था, इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट इज अ बैलेंस। क्या होता है, एक बैलेंस होता है किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का जो बैलेंस होता है बच्चों, दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट, है ना। इसी के बीच का जो बैलेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इन्वायरमेंट बोल रहे हैं, है ना। अब इस इन्वायरमेंट के मेन कंपोनेंट क्या आते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मेन मेन चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसी में ही हमने लास्ट क्लास में इन्वायरमेंट के मेन इश्यूज भी डिस्कस किए थे, जिसमें था ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन, है ना। अब आज हम इसी में एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बहुत ही कॉमन टॉपिक, एसिड रेन। बच्चों एसिड रेन की अगर हम बात करते हैं, एसिड रेन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है, इन सब चीजों को हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां पर अगर हम एसिड रेन की बात करते हैं तो व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन इज अ पोल्यूशन, है ना। किस तरह का पोल्यूशन होता है भाई, ये एक तरह का गैस पोल्यूशन है, जो कि गैस की वजह से जनरेट हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे हो गैस, कौन सी गैस। तो यहाँ पर जो गैस है जिसकी वजह से पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो कॉमन गैसेज है, तो हमारे सिस्टम में जरूरत से ज्यादा जब एग्जिस्ट कर जाती है विल कॉज एसिड रेन। तो एसिड रेन इज अ पोल्यूशन जनरेटेड बाय गैस, विच गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दो गैसेस की वजह से ये पोल्यूशन जनरेट होता है। अब इस पोल्यूशन के अंदर का मेन जो मुद्दा है उसे समझते हैं। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दो गैसेस हैं, किससे मिलती है, वाटर से। जब ये दोनों गैसेस वाटर से मिलती हैं तो ये रिएक्शन जनरेट करती है और क्या बनाती है, एसिड। जब भी इन गैसों को वाटर के साथ आप मिक्स करोगे तो ये बना देगी आपका एसिड। अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों किससे मिलेगा, वाटर से, तो ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड, दैट इज नोन एज HNO3। अब यही एसिड जब क्लाउड्स में जाते हैं और वही क्लाउड्स जब रेन कराते हैं तो वो रेन क्या कहलाती है बच्चों, एसिड रेन, है ना। उसकी अंदर कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज हो जाती है, और जब ये रेन आप तक पहुंचती है तो अगर ये आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन कैसा दिखाती है, उस पर रेड कलर के स्पॉट्स जनरेट कर देती है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। इसकी वजह से एक बहुत ही कॉमन डिजीज जनरेट होती है, दैट इज नोन एज स्टोन कैंसर। अब आपने बीमारी सुनते ही आपके दिमाग में स्टोन कैंसर, हाँ मैंने तो सुना है, हाँ सुना है, हाँ होती होगी कहीं ना कहीं बॉडी में ये डिजीज। तो अक्सर आप इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि स्टोन कैंसर क्या है, ये डिजीज है और बॉडी के किसी पार्ट में होती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। ये एक डिजीज है, ऑब्वियस है, स्टोन कैंसर इज कॉज ड्यू टू, है ना, एसिड रेन, एंड इट इज नॉट अ डिजीज रिलेटेड टू अस, इट इज रिलेटेड टू स्टोन्स। पत्थरों से में होने वाला ये कैंसर है। पत्थरों में जब केमिकल रिएक्शन की वजह से उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगता है, दैट इज नोन एज स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर एक तरह का केमिकल रिएक्शन है बच्चों, जो स्टोन्स में देखा जाता है, पत्थरों में देखा जाता है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टोन्स में हो जाती है ड्यू टू एसिड रेन। और इसका जीता जागता आपका एग्जाम्पल है बच्चों क्या, ताजमहल। ताजमहल जो कि बहुत ही एक भव्य इमारत है, बहुत ही बड़ी शानदार खूबसूरत इमारत है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, ठीक है। वो पूरा मार्बल से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। मार्बल इज
वेरी गुड वैरायटी ऑफ अ स्टोन, है ना। ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी का स्टोन होता है और मार्बल में एसिड रेन की रिएक्शन की वजह से मार्बल का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। उसका कलर चेंज होने की वजह से ताजमहल में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन देखने को हमें मिल रही है। कौन सी प्रॉब्लम? एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से स्टोन कैंसर की प्रॉब्लम आपको ताजमहल में बहुत ही बच्चों कॉमन तरीके से देखने को मिलती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको कहाँ देखने को मिलती है? इन ताजमहल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? एसिड रेन। एसिड रेन हमारे आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसिड रेन कहां पर होगी? जहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो। ठीक, एयर से होने वाला ही कॉमन पोल्यूशन है। ठीक, ये तो हमने बात देख ली। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, है ना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डेज हैं, है ना, उनको बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इस डेज में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है आपका इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे बच्चों कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून। बहुत ही कॉमन डे है, मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा इन्वायरमेंट डे वी सेलिब्रेट ऑन 5 जून। इसी तरह से आपका होता है ओजोन डे। बच्चों ओजोन डे हम हर साल मनाते हैं 16 सितंबर। 16 सितंबर। 16 सितंबर को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे। ठीक है, इसी तरह से आपका आता है बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे बच्चों हम हर साल 22 को सेलिब्रेट करते हैं। 22 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी डे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वाटर डे, कौन सा डे? वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च। एंड अर्थ डे बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल। ठीक है, तो देखो 22 वाले वहां पर 3 डेज हो गए, है ना। 22 मार्च, अप्रैल एंड मई। मार्च बच्चों आप वाटर डे सेलिब्रेट करते हो, अप्रैल में अर्थ डे और मई में आप बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हो। तो इसको भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, डेज आपके पास और भी हैं, जैसे वेटलैंड डे। तो एक डे आता है वेट लैंड डे। तो ये हर साल हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि वेटलैंड क्या है? तो पीछे जो मैंने टर्म्स बताए थे, ये टर्म्स तो आपको पता समझ में आ रहा है, ओजोन, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये सब हम डिस्कस कर। बट आपके पास एक नया टर्म आ गया वेटलैंड। तो वेटलैंड क्या है? वेटलैंड देखो बेसिकली वेटलैंड लैंड और वाटर के बीच का जो बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग एरिया होता है, दैट इज वेटलैंड, है ना। लैंड है और वाटर है, वाटर बॉडीज है, इनके बीच का जो कनेक्टिंग ब्रिज होता है दैट इज नोन एज वेटलैंड। वेटलैंड की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज ये अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी को अपने पास रखता है ना। यहाँ पे बड़ी रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है ना। अब तो सोच रहे होंगे रिच बायोडाइवर्सिटी का हमसे क्या लेना देना, है ना। तो देखो बच्चों बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फूड चेन की। फूड चेन समझते हैं ना, फूड चेन। फूड चेन के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फूड चेन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है ना। मल्टीपल कंज्यूमर हो सकते हैं। तो हर सिस्टम में हर किसी की अपनी अलग फूड चेन है और सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक करती है और उनका बैलेंस अगर बना हुआ है तो हमारा बैलेंस बना हुआ है। हमें अपने बैलेंस को बना के रखने के लिए फूड चेन के बैलेंस को भी क्या करना पड़ता है? बना के रखना पड़ता है। और ये बैलेंस कब बना रहेगा? जब हम सिस्टम में चीजों को
प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं उनको कंजर्व करने के लिए वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मरीन स्पेसीज जो होती हैं उनको कंजर्व करने के लिए वेटलैंड का बहुत ज्यादा याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज होती हैं उनके लिए एक बुक आती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, रेड डेटा बुक। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों रेड डेटा बुक किस लिए होती है, याद रखिएगा ये होती है इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पेसीज के लिए, ठीक है। इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पेसीज के लिए आपके पास एक बुक आती है दैट इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक बहुत ही कॉमन यूज होने वाली बुक है, बहुत ही कॉमन नाम है जो आपसे पूछा जाएगा, आप इस पर गड़बड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। वेटलैंड की बच्चों जब हम बात करते हैं तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है वेटलैंड, इंडिया में वेटलैंड्स कितने हैं, 80 प्लस। इसमें सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, दैट इज सुंदरबन, ठीक। इसी तरह से आपसे कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है ना। कई बार बच्चों पूछा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, आप ध्यान रखिएगा एमएस हाई। एमएस हाई जो है इट इज इन लेह लद्दाख। पहले ये जेएनके में होता था बट जेएनके का डिवीजन होने के बाद अभी किस में आ गया, लद्दाख में, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नेशनल पार्क में एक तो बिगेस्ट पूछा जाता है, कभी कदार पूछा जाता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नेशनल पार्क का बहुत कॉमन चीज है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, है ना। नेशनल पार्क जानते हैं ना, नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बायोडाइवर्सिटी को उनकी नेचुरल कंडीशन में रखा जाता है, फ्लोरा और फौना को उनकी नेचुरल कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। जू की तरह नहीं कि उनको आर्टिफिशियली रखा जाए बल्कि नेचुरली रखा जाता है। और इस नेशनल पार्क इंडिया में 100 प्लस है। हाउ मेनी नेशनल पार्क वी हैव मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, है ना। इसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस, कहां पर है, लेह लद्दाख। इसमें फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क हमें कहा मिलेगा बच्चों, तैरता हुआ नेशनल पार्क हमें दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास एक ही जगह पर फ्लोट करता हुआ नेशनल पार्क है, दैट इज केबुल लामजो, केबुल लामजाओ। ये कहां पर है, मणिपुर में बच्चों, कहां पर है, मणिपुर में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो फ्लोट करता हुआ है, तो ये फ्लोट कर रहा है तो किसी वाटर बॉडी पे कर रहा होगा, बिल्कुल ये एक लेक के ऊपर करता है फ्लोट, जिस लेक का नाम है लोकटक लेक। तो कभी कभी पूछा जाता है लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में। और लोकटक लेक के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजो। दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस लेक के ऊपर है, आपका लोकटक। या फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पर है, मणिपुर। तो मणिपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है। आपको इसे अगर ध्यान रखोगे तो काफी सारी चीजें आप कर ले जाओगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। भाई नो डाउट एक ही नेशनल पार्क सबसे पहले बना था आपका, जिम कॉर्बेट। बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वॉज फॉर्म इन 1936, कब बना था, 1936 में। 1936 में जब ये पार्क बना था तब इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं, उस टाइम पे इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन लेटर ऑन इसका नाम बदल के क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो बिगेस्ट हो गया, फ्लोटिंग हो गया, सबसे ओल्डेस्ट या पहला नेशनल पार्क हो गया। इन तरीके से आपके नेशनल पार्क से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क बच्चों कहां पर है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क ये आपका मिलेगा एमपी में, है ना। अगर हम स्टेट्स में बात करते हैं, है ना, अगर हम यूटी में बात करेंगे तो वो आपका मिलेगा अंडमान में। ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान और निकोबार में, एमपी में अगर 11 मिल रहा है, अंडमान निकोबार में बच्चों को कितना मिल रहा है? 10 नेशनल पार्क। तो ये याद रखिएगा, इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? एमपी में। एमपी के बाद अगर किसी का नंबर आता है दैट इज अंडमान निकोबार। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बच्चों बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारे टर्म्स हैं, टर्मोलॉजीज हैं, इनको आपको समझना है, इनको जानना है। जितना आप इसे जानेंगे तो आपके लिए उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास आता है टाइगर रिजर्व, है ना, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, याद रखिएगा। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, है ना। इंडिया, दुनिया का सबसे ज्यादा टाइगर अपने पास है, कहां पर? इंडिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर एशिया में, और एशिया में भी कहा है? इंडिया में। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा? टाइगर। इसलिए में टाइगर को कंजर्व करने के लिए टाइगर रिजर्व बना दी। देखिए, टाइगर एक कैट की कैटेगरी में आता है। टाइगर अलग होता है, लॉयन इज डिफरेंट, है ना, जगुआर, प्यूमा, ये सब अलग, एक ही फैमिली के हैं बट अलग अलग है। लेपर्ड भी अलग है ना, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा, आपके लॉयन, लेपर्ड, जगुआर, प्यूमा, ये सब अलग अलग होते हैं। टाइगर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। टाइगर को कंजर्व करने के लिए हमने क्या बना लिए? टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व में इंडिया के पास 50 प्लस टाइगर रिजर्व बच चुके थे। 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व है हमारे पास, और इसमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व जो है दैट इज नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, ठीक है। भाई नेशनल बर्ड आप लोग को पता ही होगा, है कि नहीं। नेशनल बर्ड की बच्चों जब हम बात करते हैं तो नेशनल बर्ड हमारा है पीकॉक, है ना। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल। बच्चों नेशनल हेरिटेज एनिमल में आपका जाता है क्या? एलिफेंट्स, हाथी। एक दुनिया में एक टाइम था, दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी अपने पास ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो चले गए, और फिर एशिया में ही पाए जाते हैं सब हाथी। लेकिन अब ये कहाँ पर है? थाईलैंड वगैरह में, है ना। अगर आप देखो तो हाथियों का भी अपना एक इतिहास है, और इंडिया का एक हेरिटेज रहा है हमेशा से एलिफेंट, है ना। अलेक्जेंडर की जब सेना इंडिया में आई तो वो लोग घोड़े पे आए थे, उन्होंने जिंदगी में पहली बार हाथी देखा, है ना। वो थोड़ा सा पीछे हो गए थे हाथी देख के। इंडिया में हाथी का यूज बहुत होता था, इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया का हाथी पाया जाता था। दैट्स व्हाई आवर हेरिटेज एनिमल इज एलिफेंट। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल में अगर कोई आपसे पूछे कौन आता है, दैट इज एलिफेंट। इसी तरह से नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बच्चों जो हम बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है डॉल्फिन, गैंगटिक डॉल्फिन। देखिए बच्चों, गैंगटिक डॉल्फिन, डॉल्फिन इंडिया का एक एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसको आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अगर नुकसान पहुंचाओगे, नेशनल एनिमल में से कुछ भी होंगे, चाहे नेशनल बर्ड हो या फिर
हेरिटेज एनिमल हो या नेशनल एनिमल हो या एक्वेटिक एनिमल हो, इनमें से किसी को भी आप नुकसान पहुंचाओगे तो आपको जेल हो सकती है, आपको कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल की जब हम बात करते हैं तो वो डॉल्फिन में होता है। डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, वैसे तो बहुत सारी और नदियों में भी डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन इंडिया का जो एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन सबसे ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से फेमस है, गंगा गैंग या गंगा नदी में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो आपको कहाँ मिलेगी, गंगा नदी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंगा में ही मिल रही है, तो मेजर चंक जो है वो गंगा में मिल रहा है, और भी अलग अलग रिवर्स में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का जो एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा बच्चों, डॉल्फिन। तो इस तरह से ये जो टिप्स बिट्स हैं आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। इंडिया में हमने इन सब को कंजर्व कर रखा है ना। टाइगर की जब हम बात करते हैं तो मैं टाइगर को कंजर्व करने के लिए इंडिया में प्रोजेक्ट चला रखा है बच्चों। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के अंदर पूरी दुनिया, इंडिया में टाइगर रिजर्व्स बनना स्टार्ट हो गए। सिमिलरली इसी तरीके से हमने एलिफेंट को भी कंजर्व किया बच्चों, और एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने 1992 में स्टार्ट किया था। ठीक है, एक टर्म आपके पास बच्चों और आता है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर, है ना। बायोडाइवर्सिटी तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर, तो बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर एक पर्टिकुलर एरिया, एक कॉमन एरिया है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये बस एक कॉमन एरिया है। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर का, वाटर बॉडी का, है कि नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक एरिया है लिथोस्फीयर का, इसी तरह से हमारे पास बच्चों एक एरिया है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में सारी वाटर बॉडीज है, लिथोस्फीयर में सारे लैंड्स हैं, एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस है, वाटर, लैंड एंड गैसेस। ठीक है, सबका अलग अलग नेम होता है। अब आप कहाँ रहते हो, आप हाइड्रोस्फीयर में पूरा रहते हो, बिल्कुल नहीं। क्या आप लिथोस्फीयर में पूरा रहते हो, बिल्कुल नहीं। क्या आप एटमॉस्फेयर में रहते हो, पूरा नहीं। आप इनके छोटे छोटे एरियाज में रहते हो, और इन्हीं में जो इनका एक कॉमन इंटरसेक्शन एरिया होता है, दिस इज नोन एज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर बच्चों अपने आप में कुछ नहीं है, एक कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है किसका, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लैंड, वाटर और गैसेस का जो कॉमन एरिया होता है जिसमें हम रहते हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ कॉमन इंटरसेक्शन एरिया ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, है ना। तो ये फ्लोरा एंड फौना का जो डाइवर्सिटी होती है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये टर्म्स अगर आपको क्लियर होंगे, छोटे छोटे टर्म्स ही पूछे जाते हैं, डेज पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे वाटर डे, एटमॉस्फेयर डे, ये सारे डे हम कब मनाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं ऑलरेडी बच्चों आपको बता चुका हूँ, और ये आपको अपने माइंड को मेकअप कर लेना है कि मुझे ये सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलनी। अगर आप ये सारी चीजें नहीं भूल जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी और सी टिप्स बिट्स भी हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिवीजन आप करते रहिए। ओके, थैंक यू।